बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह लें कि एज़मा, ठीक है। सीओपीडी में भी सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। बाकी भी आते हैं सीओपीडी, चारों पांच जितनी भी इसमें डिजीज़ आती हैं सारी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज़मा तो वैसे क्योंकि क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। अब एज़मा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले किसी चीज़ की डेफिनेशन अच्छी से समझें, ठीक है। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है, एयरवेज़ का, जिसमें रिकरेंट एपिसोड होते हैं। किस किस चीज़ की? वीजिंग सीटी जैसी आवाज़ आती है, ठीक है। नैरो एयरवेज हो जाते हैं, ब्रेथलेसनेस, ठीक है, सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, चेस्ट टाइटनेस, ठीक है, टाइटनेस की फीलिंग आती है, और कफ साथ आती है, ठीक है। तो ये चार चीज़ें बार बार मतलब रिकरेंट एपिसोड होते हैं, उसे हम एज़मा कह देते हैं। तो मोस्टली ये नाइट में, ठीक है, और अर्ली इन द मॉर्निंग इन कंडीशंस में ये देखा गया है। अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, ठीक है। एक तो रात को मोस्टली लोग ठंडी जगह पे सोचें, वैसे ही मौसम ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो उससे भी एयरवेज आपकी स्टिमुलेट होती हैं। और रात को जब कोई डीप स्लीप में जाता है तो एयरवेज नैरो हो जाती हैं, ठीक है, नैरो होती हैं। इसमें वैसे भी एयरवे नैरो होती हैं तो एज़मेटिक अटैक आता है, ठीक है। तो वो भी मोस्टली रात को देखा गया है। तो और ये कि रात को एयरवेज जो हैं आपकी, अगर कोई बाहर, मोस्टली लोग गांव में या बाहर छत पे सोते हैं या बाहर सोते हैं, तो वहाँ पर एलर्जन के लिए एक प्रोलॉन्ग अरसे के लिए, मतलब रात को जितने घंटे, 7-8 घंटे उसके एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है। वो तो हटा नहीं सकता ना जो भी एलर्जन आ रहा है। उसके बाद पैथोजेनेसिस में देखा गया है इसके 3 जो हैं वो कहने के फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, टियोलॉजिकल फैक्टर्स में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग है, एक्यूट और क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन है, और हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ना रिस्पॉन्स करता है, कोई छोटा सा भी स्टिमुलाई दें तो वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करता है, ठीक है। तो ये 3 जो देखा गया है, 3 तरह के मीन आपको एस्थमेटिक पीपल मिल सकते हैं। तो मोस्टली काज का पता नहीं चल पाता, ठीक है। तो ट्यूमर टी हेल्पर 2 जो हैं सेल्स, इनका मेजर रोल है इन्फ्लेमेशन। बाकी मीडिएटर्स इसमें बेशुमार है, आगे हम देखेंगे कौन कौन से मीडिएटर हैं, ठीक है। तो मेजर ये आपके एमसीक्यूज है, ठीक है, मेजर पूछे थे किसका रोल है। अब इसमें होता है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, बार बार ना ये रिपीट होता है एज़मेटिक अटैक, रिपीटेड बाउट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, एयरवे रिमॉडलिंग। अब इस एयरवे रिमॉडलिंग को हम कहाँ पे देखेंगे? इसको हम देखेंगे आगे जो मॉर्फोलॉजी है ना, तो ये मॉर्फोलॉजी में इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसमें देखें क्या क्या चेंजेस आती हैं। उसके बाद अब म्यूटेशन आती है। अब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन देख लेते हैं। म्यूटेशन क्रोमोसोम नंबर 5, ठीक है, 5 क्यों कहेंगे उसे? इस पे कौन कौन से जीन होते हैं? इंटरल्यूकिन 13 के होते हैं, CD14, HLA2 और इंटरल्यूकिन 4, ठीक है, इसके जीन्स होते हैं। ये एक क्रोमोसोम के ऊपर इतने जीन होते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें म्यूटेशन होगी, ठीक है, अगर इंटरल्यूकिन 13 में होगी तो एटोपिक एज़मा के लिए ससेप्टिबल पेशेंट होगा। CD14 है, ऑक्यूपेशनल एज़मा के लिए ससेप्टिबल होता है। HLA2 जो है, इसमें प्रोडक्शन ऑफ IgE एंटीबॉडीज़ ज़्यादा देखी गई है। इंटरल्यूकिन 4 है, इसमें भी एटोपिक एज़मा या एटोपी कह लें, ठीक है, और IgE लेवल्स बड़े हुए देखे गए हैं, ठीक है। अब ये जो है एज़मा जो है, इसमें देखा है कि मल्टीपल ससेप्टिबल जीन्स इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ। एक जेनेटिक है, दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है, जो कि मिल के इसकी आप कह लें कि पैथोलॉजिकल रिएक्शन करवाते हैं और एज़मा होता है, ठीक है। मीन थोड़ी बहुत जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, और उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर मिलते हैं, या इन्वायरमेंटल फैक्टर आप कह सकते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन करवाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है। तो इसमें यह है कि एक इम्पॉर्टेंट जो लोकस है, ठीक है, और एक और देखा गया 20, एक तो हमने 5 ऊपर देखा, 20 क्रोमोसोम भी है इसमें। ADAM 33, एडम 33 जो है इसका जीन होता है। तो ये क्या है? ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल और फाइब्रोब्लास्ट को रेगुलेट करता है। अगर इसमें म्यूटेशन होगी तो उसकी रेगुलेशन अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मतलब उसमें कोई आपकी एयरवेज है, उसमें कोई ब्रेक डाउन आ रहा है, ठीक है, कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसको सीधा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। उसके बाद केमिकल मीडिएटर, ये एक अलग से आपका इम्पोर्टेंट SCQ, ठीक है। 3 तरह के हैं, मेजर, माइनर, और जो सस्पेक्ट किए जाते हैं कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसका एक वो निमोनिक आपने याद रखना है, व्हेन NCBI, आप कह लें कि एक तहकीकी टीम है। इन मीन अंदर आई, जीला ये नाम है उस बंदे का, PH फाल मीन वो डर गया, ठीक है, उसकी PH जल्दी से फाल कर गई, ठीक है। तो ये निमोनिक इस तरह के ही होते हैं, आपको समझ आए ना आए। व्हेन NCBN तो जीला PH फाल।
अब जो जीला है ये सारे मेजर को शो करता है, जी से गैलेक्टिन 10, इंटरल्यूकिन 5, आई से ल्यूकोट्राइन C4D4E4 और ए से एसिटल कोलिन। ठीक है, ये 4 आपके मेजर मीडिएटर्स आते हैं। ठीक है, तो आगे जो पीएच है ये माइनर को शो करता है, पी से प्रोस्टाग्लैंडिन D2, फिर पी से प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है और एच से हिस्टामीन। ठीक है, तो उसके बाद जो सस्पेक्ट किए जाते हैं उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो आ जाता है NCBIN। ठीक है, एन से नाइट्रिक ऑक्साइड, सी से कीमोकाइंस, बी से ब्रेडिकाइनन और आई से इंटरल्यूकन 4, 13 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। क्योंकि तीनों इकट्ठे पाए जाते हैं इसलिए हम ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी इसके साथ ही लिख दिया है। एन से एंडोथीलिन। ठीक है, तो ये सारे मीडिएटर आपने याद कर लिए हैं अच्छे से। तो चलें अब हम नेक्स्ट इसकी पहले नॉर्मल एयरवेज़ देखते हैं कि नॉर्मल एयरवेज़ में आपको स्ट्रक्चर क्या मिलता है। तो ये आपको नॉर्मल दिखाई, सबसे ऊपर इसके आपको जो लेयर नज़र आ रही है ये है म्यूकस के लिए। ठीक है, तो ये जो भी दिखाया है इसके नीचे जो है जिसके म्यूकस नज़र आ रहा है ये आपके पास एपिथीलियम है, और एपिथीलियम के नीचे एक लाइन नज़र आ रही है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे इसका लैमिना प्रोप्रिया है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे या स्मूथ मसल की लेयर है, और मज़ीद नीचे आपको जो छोटे छोटे ग्लैंड नज़र आ रहे हैं ये म्यूकस ग्लैंड जी आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे इसके साथ ही कार्टिलेज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मल एयरवेज मिली। अब हम एयरवेज देखते हैं जो आपको एज़मा में, ठीक है, क्या चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर आप देखिए म्यूकस लेयर कितनी बड़ी हो गई है, और नीचे जो एपिथीलियम है, अब इसमें आपको और चीज़ क्या मिली, इयोसिनोफिल, ये सेल मिल रहे हैं ना म्यूकस लेयर में। और उसके बाद नीचे एपिथीलियम में आपको क्या चीज़ मिल रही है, गोबलेट सेल है इसमें। ठीक है, पहले पीछे ऊपर गोबलेट सेल नहीं थे। तो और उसके बाद ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये भी थोड़ी थिक हो गई है। तो और नीचे आ जाएं, ये आपको लेमिना प्रोप्रिया में बहुत सारे सेल मिल रहे हैं। जैसे इसमें मास्ट सेल, इयोसिनोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, ये सारे सेल्स आपको लेमिना प्रोप्रिया में मिल रहे हैं। ठीक है, उस पर नीचे ये स्मूथ मसल की लेयर है, ये भी काफ़ी थिक हो गई है। ऊपर देखें एक बारीक सी लाइन मिल रही थी आपको, नीचे काफ़ी थिक। और उसके बाद ये ग्लैंड्स हैं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा ऊपर की निस्बत नीचे मिल रहे हैं। ये इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया था एयरवे रिमॉडलिंग भी हम इसे कहते हैं। उसके बाद हम इसकी स्टेजेस देखते हैं। सबसे पहले ट्रिगरिंग, कोई पोलन जो है एज ए एंटीजन मिसाल के तौर पे एक्ट करेगा, तो उसने आगे क्या करना है, ये है आपको दिखा डेंड्रिटिक सेल। ठीक है, इसको स्टिमुलेट करेगा, ये एपिथेलियम में होता है। ठीक है, डेंड्रिटिक सेल ने आगे क्या करना है, इसने आगे टी हेल्पर 2 सेल, ठीक है, तो इसको ये स्टिमुलेट करेगा। ये इसके जो साइड पे बाजू से निकले ये इसके रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, तो डेंड्रिटिक सेल जो है इसे स्टिमुलेट करता है, को मीडिएटर रिलीज करेगा, तो ये आगे जाके फिर इंटरल्यूकन 13, ये 3 किस्म के इंटरल्यूकन, ठीक है, रिलीज करता है। इंटरल्यूकन 13 जो कि म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ाता है एपिथेलियम से, तो एक ये काम हो गया। उसके बाद ये और क्या रिलीज करता है, इंटरल्यूकन 4। ठीक है, इंटरल्यूकन 4 जो है ये बी सेल के ऊपर एक्ट करता है, और वहाँ से क्या चीज़ प्रोड्यूस करवाता है, ये IgE एंटीबॉडीज़। ठीक है, बी सेल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। फिर ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये आगे मास्ट सेल पे जाके एक्ट करती हैं। ये आपको रिसेप्टर नज़र आ रहे होंगे मास्ट सेल के ऊपर, इन रिसेप्टर पे आके ये जो है जुड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब मास्ट सेल आपका क्या हो चुका है, सेंसिटाइज हो चुका है। ठीक है, तो अब ये है कि मास्ट सेल जो है ये इंटरल्यूकन 5 रिलीज करके एक्टिव हो चुका है ना, और दूसरी तरफ से टी हेल्पर 2 सेल ये भी इंटरल्यूकन 5 रिलीज करते हैं। अब दो तरफ से इंटरल्यूकन 5 आ रहा है, ये इयोसिनोफिल को रिक्रिएट करवाता है। ठीक है, उसको ले के आता है। तो इयोसिनोफिल आगे मज़ीद इयोटेक्सन और कीमोकाइन, ये 2 चीज़ें हैं जो डायरेक्टली इयोसिनोफिल की रिक्रूटमेंट करवाती हैं। और उसके बाद इयोसिनोफिल जब आएगा उसकी एक्टिवेशन होगी तो रिलीज़ होगी क्या चीज़, ग्रैन्यूल्स और मीडिएटर्स। ठीक है, जो आपको आगे सिम्टम मिलती हैं एज़मा में वो सारी इन मीडिएटर्स और ग्रैन्यूल्स की वजह से होते हैं। ठीक है, ये आगे एपिथेलियम को डैमेज करती हैं, म्यूकस को ज़्यादा प्रोड्यूस करवाती हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाती हैं, वो हम नेक्स्ट फेज में सारा कुछ देखते हैं।